दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं देश दुनिया की जो राजनीति है एक अलग तरह से अलग पड़ाव पर जाती दिखाई देती है। तमाम तरह की जो राजनीतिक कवायद हैं, राजनीतिक उठापटक हैं, वह भी अलग-अलग दिशा पकड़ती दिखाई देती हैं। और ऐसे में अमेरिका के अंदर भी सत्ता परिवर्तन तय है और डोनाल्ड ट्रंप जो नेक्स्ट अगले राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो जल्दी शपथ लेने जा रहे हैं। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, आप सभी जानते हैं। और उन्होंने हाल-फिलहाल में लगातार कनाडा को लेकर, पनामा को लेकर, ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरह से बयानबाज़ी की है, उसने उन्हें और ज़्यादा सुर्खियों में ला दिया है कि कनाडा को भी उन्होंने कह दिया है कि अगर आप हमारे साथ मिल जाते हैं, 51वां राज्य बन जाते हैं अमेरिका का, तो बहुत बेहतर है, नहीं तो हम बहुत बड़ा टैरिफ आप पे लाद देंगे, टैक्स की मार हम अब आप पे और बढ़ा देंगे। और साथ ही ग्रीनलैंड को भी लेकर, पनामा को लेकर भी उन्होंने तमाम तरह की बातें कही कि अमेरिका की जो आर्थिक व्यवस्थाएँ हैं, आर्थिक सुरक्षा है, उसको लेकर बड़ी उसकी महत्वपूर्ण दोनों स्थानों का बड़ा रोल है। तो वो अमेरिका को मिलाने के, अमेरिका को उसमें लेने के लिए उनका भी वह जोर आज़माइश में अपनी बयानों के द्वारा कर रहे हैं। और साथ ही भारत के प्रति क्या उनका रुख रहेगा, इसको लेकर भी तमाम बातें हैं। क्योंकि अगर हम पूर्व कार्यकाल देखें डोनाल्ड ट्रंप का और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े एक दोस्ती का बड़ा एक बातें चर्चा होती थी। लेकिन इस दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने जा रहे हैं, उसमें भारत के प्रधानमंत्री को न्योता अभी तक नहीं मिला है, ऐसा बताया जा रहा है। तो आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है? और चीन के राष्ट्रपति को उनके द्वारा न्योता दिया गया, जो कि चीन ने उसको ठुकरा दिया है, ना वहाँ जाने का उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में कनाडा में भी जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े इस समय गहमा-गहमी है और इन सब के पीछे क्या कारण है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस दिशा में जा रही है? अमेरिका का क्या रोल है? कनाडा के अंदर क्या उसका इतना जो गंभीर बयानबाज़ी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत ही बड़े जानकार आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात राय जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं और बहुत सीनियर राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद प्रशांत जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज डोनाल्ड ट्रंप पे हमारी चर्चा है। डोनाल्ड ट्रंप की जो बयानबाजी है, वह लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। वह लगातार इस बात को इंगित कर रहे हैं कि एक तो कनाडा पे बड़ा टारगेट कर रहे हैं वो लगातार, और साथ ही भारत के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है आने वाले समय में, वह किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या लगता है आपको? सबसे पहले कनाडा की हम बात करें, जिस तरह से कनाडा को लगातार लगातार वह उसे अमेरिका के अंदर मिलाने की बात कर रहे हैं। तो एक राष्ट्रपति के द्वारा आधिकारिक रूप से ऐसा बयानबाजी हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ऐसा है, डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही सनकी और एक ही बहुत ही अजीब किस्म के राजनेता हैं। मूलतः वो राजनेता नहीं है, मूलतः वो एक बिजनेसमैन है। और उनकी बयानबाजी जो है वो पहले भी होती रही। मैक्सिको के खिलाफ दीवार बनाएंगे, पिछले वाले टर्म में भी उन्होंने इस तरह की बातें की। और वो अमेरिका का जो एक ग्लोबल एटीट्यूड था, ग्लोबलाइजेशन वाला, उसके विरुद्ध है। सबसे बड़ी बात यह, उनका एक नेशनलिज्म, अमेरिकन नेशनलिज्म या अमेरिका फर्स्ट जिसको उन्होंने कहा है, बेसिकली वो अमेरिकन नेशनलिज्म है, जिसको उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का तगमा प्रदान किया था कि अमेरिका सबसे पहले, अमेरिका इसके बाद कुछ और। उसी के तहत ये सब बयानबाजी कर रहे हैं। वो कनाडा को 91 वाला राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। भारत के ऊपर जो है वो 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं। जो ब्रिक्स कंट्रीज है ना, उनको कह रहे हैं अगर इन्होंने अपनी मुद्रा चलाई जैसा कि योजना है और डॉलर को बरतरफ किया, खत्म किया, मतलब अपनी मुद्रा चलन से, आपको मालूम है ब्रिक्स का जो है बहुत ही बड़ा व्यापक प्रभाव है। 40% करीब लोग जो है वो जीडीपी का वो बनाते हैं। रूस है उसमें, चीन है, ब्राजील है, इंडिया है और बहुत सारे आमंत्रित देश हैं जो ब्रिक्स में आने के लिए इच्छुक है। तो इसका एक बड़ा दायरा है और वो एक दूसरा पोलर वर्ल्ड बन सकता है, क्योंकि रूस और चीन दोनों उसमें शामिल है, भारत भी उसमें शामिल है। तो ये इतना बड़ा शक्ति है जिससे वो बहुत भयभीत हैं, डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो डॉलर का वर्चस्व चाहते हैं। अमेरिका ने सदा डॉलर का वर्चस्व चाहा। और कनाडा के बारे में जहां तक उनकी सोच है, वो बहुत ही साम्राज्यवादी सोच है। कनाडा एक स्वतंत्र देश है, उसकी एक संप्रभु देश है और एक आजाद मुल्क है। वो कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं रहा, कभी इतिहास में भी अमेरिका का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि कनाडा और अमेरिका दोनों ब्रिटिश साम्राज्यवाद के गुलाम रहे हैं। जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद का झंडा सारी दुनिया में फहराता था और कहते थे कि सूरज नहीं डूबता, अफ्रीका उसके नियंत्रण में था, पूरा अरब वर्ल्ड एक दौर में उसके नियंत्रण में आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद।
और एक दौर में अमेरिका भी और कनाडा भी उसका गुलाम रहा। इसके बाद अमेरिका ने जंग आज़ादी लड़ी। आपको मालूम है जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो उनकी जो सोच है वो पूरी तरह से वही सोच है एक साम्राज्यवादी की, जिस तरह सोच होती है। उनकी राष्ट्रवादी भी नहीं है, मैं तो उनको साम्राज्यवादी सोच का शख्स मानता हूँ। वो रिपब्लिकन पार्टी के नुमाइंदे हैं और उसी उसी रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कभी इराक पर आक्रमण किया था, अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था। ये वही सोच है। और वो चीन के साथ तो मोहब्बत करना चाहते हैं और हिंदुस्तान के साथ अब दुश्मनी करना चाहते हैं, जबकि चीन का आधिपत्य ताइवान पर है, आप जानते हैं अच्छी तरह। और वो कनाडा जिसका शानदार इतिहास रहा है, भले ही हमारे संबंध उससे थोड़े से बिगड़ गए हैं जस्टिन ट्रूडो की वजह से, क्योंकि उन्होंने ज्यादा आतंकवादियों को, जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई तो उन्होंने आयत कर दिया इल्जाम हिंदुस्तान पर, और एक गलत राजनीति खेलने से उनको आज इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जो भी पार्टी आएगी कनाडा के अंदर, लिबरल पार्टी का जो जो लोकप्रियता 22% तक पहुंच गई है। खुद उनकी लोकप्रियता बहुत घट गई है जस्टिन ट्रूडो की। इनके पिता भी वहां के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने भी इसी तरह एक आतंकवादी को शरण दी थी और उसका नतीजा भुगतना पड़ा हिंदुस्तान को और कनाडा दोनों को। जबकि कनिष्क विमान को उस तलविंदर सिंह ने, जिसको उन्होंने शरण दी थी, जिसके बारे में इंदिरा गांधी ने पियरे ट्रूडो को पत्र लिखा था कि इसको हमें सौंप दिया जाए, ये 2 अधिकारियों की हत्या करके भागा है हिंदुस्तान से, इसको सौंप दिया जाए, उन्होंने नहीं सौंपा। ये और नतीजा हुआ कि कनिष्क विमान को उड़ाने का पूरा प्लान जो था वो तलविंदर सिंह ने ही बनाया था, जिसमें 329 लोग मारे गए, जिसमें 300 कैनेडियंस थे। तो कितना बड़ा खामियाजा कनाडा को भुगतना पड़ा इस बात का कि उसने आतंकवादियों को शरण दी। तो ये तो एक फौरी बात है। पहले भी जो है वहां पर जब पीएलए की सरकार न रही तो हिंदुस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। जब वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी आती है तो वो हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाती है। जब लिबरल पार्टी आती है, और ये तो वैसे भी ऐसी पार्टी थी जो अलायंस था इसका, जगमीत सिंह की पार्टी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी इसके साथ अलायंस था। और देखिए मजेदार बात, जिस जगमीत सिंह के लिए उन्होंने इतना सब किया, हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी की, वो उन्हें छोड़ के चले गए अक्टूबर में। जगमीत सिंह के 24 सांसद थे और वही 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 नमस्ते कह गए। यही कारण है कि बहुत जल्दी उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनके अंदर भी, उनका पार्टी के अंदर उनकी बहुत ज्यादा विरोध बढ़ रहा था। कई सारे सांसद, उनकी लंबी कहानी है, मैं बहुत संक्षेप में बयान कर रहा हूँ इसको। तो कोई भी आए सरकार, वो अमेरिका का की दादागिरी को स्वीकार नहीं करेगी। कनाडा एक स्वतंत्र राष्ट्र है और एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है, और वो कभी भी किसी भी तरह से अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके देगा। और उसका अपना अपना विलय अमेरिका में अमेरिका नहीं कर सकता, अमेरिका मुंह की खाएगा। ये ट्रम्प का बड़बोलापन हम जानते हैं, दुनिया भर में बड़बोले रहे, ये सन की राष्ट्रपति कहा गया है इनको, बड़ी बड़ी बातें करते रहे ये सदा से, अब भी कर रहे हैं। तो कोई नई बात नहीं है दुनिया के लिए। ट्रम्प का चरित्र जो है वो एक बिजनेसमैन का चरित्र। उनको उनको परवाह है अमेरिकन डॉलर की, उनको परवाह है अमेरिकन बिजनेस की, उनको किसी बात की परवाह नहीं है। वो लोकतंत्र की भी परवाह नहीं करते। हारने के बाद जो तमाशा उनकी पार्टी ने किया था, उन्होंने किया था व्हाइट हाउस में, सारी दुनिया ने देखा वो तमाशा, किस तरह से उनका चरित्र जो है वो कलंकित है। उनको कोर्ट ने किस तरह की जो है समझिए सख्त सजाएं दी हैं इस सवाल पर, क्योंकि राष्ट्रपति बन गए तो हो सकता है वो सजाएं न भुगतनी पड़े उन्हें। सारी दुनिया जानती है उनका कैरेक्टर, औरतों को लेकर कितना दुष्चरित्र व्यक्ति है ये, सारी दुनिया जानती है, सारा अमेरिका जानता है। तो इसलिए उनकी बातों को हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो उसी तरह से बड़े बड़े बोल बोलते हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, बड़े बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। तो इसीलिए वो दोस्ती थी दोनों की। हाय हाउ मोदी करके आए ये। इन्होंने भी ट्रम्प को जिताने का पिछली बार बड़ा हल्ला मचाया कि जैसे इन्हीं का इलेक्शन हो अमेरिका में। लेकिन इस कूटनीति का बार सबसे बड़ा मजाक था लेकिन ये। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है, जो उसका उनका मोड़ दिखाई देता है भारत के प्रति, कोई मतलब ऐसा उन्होंने कुछ संकेत नहीं दिया है कि जो उनकी पुरानी दोस्ती की बातें कही जाती हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया कि कुछ उनके मन में उस दोस्ती की कुछ यादें भी बाकी हैं। तो ऐसा लगता है बड़ा कठोर रूप से उनका अपना जो रुख है इस बार भारत के प्रति कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ भी उन्होंने ऐसा कुछ संकेत नहीं दिया अभी तक। देखो ऐसा है कि उन्होंने एक तो जो हमारा वीजा वीजा की प्रॉब्लम चल रही है ना, आपको मालूम है H1B वीजा जो है वो हिंदुस्तानियों को बहुत बड़ी संख्या में दिया जाता रहा है, और हिंदुस्तानियों का बड़ा किरदार रहा है अमेरिका की अर्थव्यवस्था में। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे इंजीनियर, नासा के वैज्ञानिक भारतीय हैं। बड़ी बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट्स के भी चेयरमैन भारतीय हैं, अमेरिकन कंपनीज की बता रहा हूँ मैं आपको बात। जैसे आपको कितनी सारी बातें
मालूम है, खुद ही मालूम है, हमारे दर्शकों को भी मालूम है कि गूगल का चेयरमैन इंडियन रहा, बड़ी बड़ी कंपनीज के चेयरमैन जो है ना वो डायरेक्टर्स इंडियन रहे। अभी ये बहुत सारे भारतीयों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए अमेरिका बहुत बड़ा आकर्षक बिंदु है पढ़ाई लिखाई के लिए। वो इंजीनियर बनने के बाद वहाँ पर जो एमबीए की डिग्री लेने जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री अमेरिका से लेके आते हैं, फिर अमेरिका में सेटल हो जाते हैं। 1 करोड़ से अधिक भारतीय अमेरिका में रहते हैं, मतलब उनकी संख्या यहूदियों से ज्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल, उनके बिल्कुल। साथ इस समय करीब करीब 1 करोड़ से अधिक भारतीय वहां रहते हैं, वो बहुत बड़ी शक्ति है। अगर ये वीजा का प्रॉब्लम नहीं होगा हल, तो भारत के साथ अमेरिका की कटुता और बढ़ती चली जाएगी। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से होने वाला है। एक जो है, एक मोटरसाइकिल को लेकर पिछली बार बड़ा विवाद हुआ था, हार्ले मोटरसाइकिल को लेकर, आपको याद हुँ। होगा। हाँ जी, है, हाँ। उस पर जो है इंडिया ने ज्यादा वो लगा दी थी ड्यूटी, जैसी लगाता ही है इंडिया। इंडिया एक वीक वीक जो अर्थव्यवस्था है, बहुत ही कमजोर अर्थव्यवस्था है दुनिया, अमेरिका के मुकाबले, इन चीन के मुकाबले भी। तो हम लोग जो है आयात पर सख्त ड्यूटी लगाते हैं, चाहते हैं हमारा देसी माल ज्यादा बिके। तो उसको लेकर भी उनका बड़ा खराब रुख है। और इस बार मुझे नहीं लग रहा कि वो मोहब्बत वाली दास्तान फिर दोहराई जानी है। मोदी जी का जो पूरा का पूरा नीतियां हैं अमेरिका के प्रति, वो धराशायी हो चुकी हैं, मोहब्बत वाली पूरी तरह। बाइडेन तो इसलिए खफा थे भारत से कि भारत ने खुलकर ट्रंप के इलेक्शन में ट्रंप का साथ दिया था सरकार ने। बाइडेन तो इसलिए खबा रहे, उन्होंने अमेरिका को खड़ा कर दिया पाकिस्तान के पक्ष में लाकर। अमेरिका का दिवाला निकलने वाला था, तो कितना बड़ी राशि उन्होंने वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को दिलाई और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचा लिया। वरना अमेरिका, पाकिस्तान तो धराशायी हो गया था इस बार, अगर अमेरिका हाथ खींच लेता। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ट्रंप का रुख पाकिस्तान के प्रति काफी कठोर रहा है। वो ये कहते रहे कि जितना भी मदद हमने पाकिस्तान को टेररिज्म से लड़ने के लिए दी, उन्होंने क्या किया कि उस मदद को वो खा गए, या तो हड़प गए, या उन्होंने टेररिस्टों को मदद करने के लिए उस धन का इस्तेमाल किया। तालिबान को मदद दी, हक्कानी ग्रुप जिसका अभी मारा गया बहुत बड़ा सरगना, उसके ऊपर इल्जाम खुद आयद किया ट्रंप ने कि हक्कानी ग्रुप को जो हम मदद दे रहे थे उनसे लड़ने के लिए, उल्टी उन्होंने टेररिस्ट को दे दी। तो उन्होंने सारी मदद बंद करा दी थी पाकिस्तान की पिछली बार, आपको मालूम है। और बिल्कुल। दिवाले निकलने के कगार पर पाकिस्तान पहुंच गया था, लेकिन बाइडेन साहब ने पाकिस्तान को बचा लिया। वरना इस बार निकल जाता दिवाला तो अकल ठीक हो जाती है, सारा भूल जाते टेररिज्म कश्मीर का, और अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं 1 लाख फौजी लेकर। ये सब उनकी अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी कर्ज पर चल रही है, वर्ल्ड बैंक के कर्ज पर चल रही है, आईएमएफ के कर्ज पर चल रही है, और वो सारा कर्ज अमेरिका दिलाता है। इस बार अमेरिका। मालूम नहीं, हमें अभी जल्द होगा कहना कि ट्रंप साहब की इस बार पाकिस्तान के प्रति क्या नीति होगी, कहना अभी बहुत जल्दबाजी है। और हमारे प्रति जो नीति है वो तो स्पष्ट होती जा रही है। जैसे ब्रिक्स पर उन्होंने इस तरह स्टैंड लिया है, भारत पर टैरिफ लगाने की बात की है बड़े पैमाने पर, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो फोकस है वो इकोनॉमिक्स पर है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए और डॉलर को बचाने के लिए दुनिया के पटल पर, अगर दुनिया के पटल पर आज सबसे बड़ी करेंसी जो है वो डॉलर है। सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉलर में होता है, चाहे बाकी करेंसीज में तो होता नहीं है। अगर ये ब्रिक्स नई करेंसी चला देता है तो ये बहुत बड़ा झटका अमेरिका को होगा, जिसको वो बचाने की तैयारी कर रहे हैं, और उनके कुछ बस की नहीं है। और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कनाडा कुछ नहीं कर पाएंगे, ताइवान का कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़े बोलते रहेंगे, उनमें ये शक्ति नहीं है कि वो चीन पर हमला कर दें ताइवान को लेकर, या ताइवान को जैसे अगर चीन हड़पने की कोशिश करता अपनी विस्तारवादी नीति के तहत, तो उसके लिए फौज भेज दें। वो यूक्रेन के लिए फौज नहीं भेज पाया अमेरिका, जिसको उसने लड़वा दिया, यूक्रेन ध्वस्त हो चुका। भले हथियार दे रहा है, यूक्रेन तो किसकी दम पे कूद रहा था, अमेरिका के दम पे कूद रहा था ना, नाटो का सदस्य बनना चाहता था। नाटो का सरगना कौन है? अमेरिका। नाटो किसके बल पर है? अमेरिका के बल पे। इराक पर हमला किसने किया? नाटो ने। अगर अमेरिका ने अकेले तो नहीं किया। अफगानिस्तान पे किसने आक्रमण किया 2001 में? नाटो ने। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा लीडर है वो अमेरिका है। तो अमेरिका तो खाली अब सीधे जंग में नहीं उतरेगा। अफगानिस्तान में पिटने के बाद 20 साल लड़ने के बाद किस तरह भागा है अमेरिका, अमेरिका ने देख लिया कि क्या असर होता है युद्ध का। इसलिए वो यूक्रेन बार में नहीं जाएगा, चाहे अब यूक्रेन पूरा का पूरा तबाह कर दे रूस। वो गाड़ी इसी तरह ताइवान की स्थिति है। तो अमेरिका एक बिजनेस कंट्री है, वो अपने आर्थिक हितों को पहले देखता है। और खासतौर से जो ट्रम्प साहब है वो तो एकदम बिजनेसमैन है, ही इज नॉट एट ऑल ए पॉलिटिशियन।
जी, लेकिन जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प ने जो अपना एक्शन लिया है, जैसा बड़ा विस्तार से आपने बताया, तो जो विस्तारवादी नीति को जो बढ़ावा दे रहे हैं, अपने बयानों से खुल के इसमें कोई उन्हें झिझक नहीं हो रही है इस तरह की बयानबाज़ी करने में। और चीन की जो विस्तारवादी नीति ताइवान का आपने उदाहरण दिया, तो ऐसे में की पॉलिसी के अंदर कि आखिरकार उन्होंने एकदम से अपनी जो पलटी है नीतियाँ, विस्तारवादी पूरा साम्राज्य को स्थापित करने की दिशा में, ऐसे में चीन का कैसे काउंटर करेगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? चीन भी इस तरह के कदम बढ़ाता है और जिसका मुखर विरोध अमेरिका लगातार किया है। लेकिन जब तुम खुद दूसरे राज्य को, दूसरे देश को अपने साथ मिलाना बड़ा खुल के कह रहे हो, ऐसे में चीन की विस्तारवादी नीति को आप कैसे काउंटर कर पाओगे? देखिए ऐसा है, चीन के साथ पिछले पहले भी ट्रम्प के काल में ट्रेड वार शुरू हुई। मैंने कहा ना, बेसिकली इज ए बिजनेसमैन। बिज़नेसमैन। वो चीन चीन के विरुद्ध जो है अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बचाना चाहते हैं। आप मालूम है किस तरह चीन ने दुनिया के पूंजी को आकर्षित किया, खासतौर से अमेरिकन पूंजी को भी आकर्षित किया, और लेबर के बल पर वो सबसे बड़ी ताकत बन गया। आज आज उसकी स्थिति है कि अगर आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो अमेरिका से कम बड़ी शक्ति नहीं है। रूस तो बहुत पीछे रह गया, जापान बहुत पीछे रह गया। आज वो अमेरिका के मुकाबले एक सामने खड़ी ताकत है ट्रेड की दृष्टि से। तो अमेरिका का जो असली युद्ध है उसका ट्रेड का युद्ध है। ताइवान का युद्ध तो नंबर 2 पर आता है। नंबर 1 पर जो है वो उसका ट्रेड वॉर है, जो ट्रेड वॉर। ट्रम्प साहब के ही काल में सबसे ज्यादा शुरू हुई थी। बाइडेन साहब ने उसको थोड़ा मद्दिम किया और चीन के साथ मजबूत रिश्ते बनाने की कोशिश की ट्रेड में भी। आपने देखा बाइडेन के काल में चीन बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहा अमेरिका के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। यूक्रेन बाद में भी आपने देखी, उसका निशाना रूस पर है, चीन पर नहीं है। हाँ। चीन, जबकि सारे हथियार चीन से जा रहे हैं रूस को। ईरान को बहुत बड़े हथियार चीन दे रहा है। जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान, अमेरिका का, आप जानते हैं युगों से दुश्मन है। जब से वहां पर हुँ। अयतुल्ला आए हैं, मुल्ला चीन जब से राज ही है। आया है वहां पर, इस्लामिक बिल्कुल। गणराज्य बना है, तब से सबसे बड़ा दुश्मन एशिया में ईरान है उसका। हुँ। ईरान को कौन हथियार दे रहा है, कौन ताकत दे रहा है? चाइना। लेकिन चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले वो। अभी देखिए बाइडेन साहब ये तो खुल के बोले पिछली बार, इस बार तो उनका रुखिया साहब कि उन्होंने मोदी जी की जगह बुला लिया शी जिनपिंग को। चलिए। या तो मजाक देखिए ना, जो परम ये मित्र भी थे वो आज ये भी दावा अलग करें पलटी, कि आओ। अलग तरह की पलटी है ये भी। ये देखो कितनी बड़ी पलटी है। ये बता दिया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं, ओनली इंटरेस्ट आर सुप्रीम। हमारे यहाँ कहा गया डिप्लोमेसी में, जो हमने डिप्लोमेसी सीखी भी और की भी है, एक्शन में भी की है, हमने ये देखा है कि नेशन इंटरेस्ट आर द सुप्रीम इंटरेस्ट। दे आर नो फ्रेंड, दे आर नो फोर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। सिर्फ हित, अपने राष्ट्रीय हित ही शत्रु मित्र होते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय हितों को पूरा करता है, जहां हमारे पूरे होते हैं। जैसे रूस हमारा राष्ट्रीय हितों का साथी है सदा से। कितना भी दौर आया, चाहे राइट की सरकार आई, चाहे लेफ्ट की सरकार आई, चाहे कांग्रेस की सरकार आई, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार आई, चाहे नेहरू की सरकार थी, अपना इतिहास टटोलिए ना, सही बात मुसलसल है, तौर पर, निरंतर तौर पर रूस के साथ हमारे राष्ट्रीय हितों का एक सामंजस्य है। सामंजस्य। आज जो राइटिस्ट पावर में बैठे हो, कभी बहुत गालियां रूस को देते थे, कम्युनिस्टों को बड़ी गालियां देते थे, आपको याद है ना। लेकिन बिल्कुल। आज क्या स्थिति है? आज वही मोदी साहब सबसे बड़े दोस्त आज पुतिन के हैं, ट्रंप के नहीं है। हुँ। आज पुतिन से मिलने पहली बार जब वो प्रधानमंत्री, तीसरी बार बने प्रधानमंत्री देश के, तो सबसे पहली यात्रा उन्होंने कहाँ की? अमेरिका की नहीं की, सही कह रहे उन्होंने हैं, रूस बिल्कुल। की। रूस की। पुतिन से मिलने गए। आज आप जो आपकी अर्थव्यवस्था जो बच गई है थोड़ी बहुत, वो रूस के तेल के कारण बच गई है। जो रूस इतना सस्ता तेल आपको प्रोवाइड कर रहा है इन विषम परिस्थितियों में भी, उसके कारण आपकी अर्थव्यवस्था को बड़ा संबल मिला है। वो तेल रिफाइन करके बेच रहे यूरोप को, क्योंकि यूरोप की सप्लाई बंद है रशिया की। यूरोप पूरा का पूरा डिपेंड करता है रशियन गैस पर और तेल पर। आप जानते हैं अच्छी तरह इस बात को, वरना ठंड से मर जाए यूरोप। वो सारा का सारा थ्रू इंडिया जा रहा है यूरोप से। तो हम लोग कितना डॉलर कमा रहे हैं, कितना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कमा रहे हैं रूस की वजह से। तो ये है राष्ट्रीय हित। रूस हमारे राष्ट्रीय हितों का परिपोषण करता रहा। बांग्लादेश के निर्माण के समय आपने देखा, जब 2 बिल्कुल। फ्लीट अमेरिका ने भेज दिया था पाकिस्तान की मदद के लिए, तो 4 फ्लीट उसने हमारी मदद के लिए हिंद महासागर में उतार दिया, तो भाग गया था अमेरिका। बांग्लादेश का निर्माण ही, और ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री जिसे नवरत्न कहते हैं आप, प्राइवेट सेक्टर किसकी मदद से लगा? जिसको बेच खाया इन्होंने। आज आज की सरकार ने 10 साल से भेज रही है निरंतर। वो किसने किसने लगवाया था? याद कीजिए, राउरकेला, सारी जी, जी, बिल्कुल। स्टील इंडस्ट्री, हमारा बहुत बड़ा डिफेंस सेक्टर,
हाँ, बड़ा योगदान रहा है रूस का भारत की तो अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय हित ही के सर्वोपरि होते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय हितों में हमारी मदद करेगा वो हमारा दोस्त है, और जो बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए हमारा विरोध करेगा, अमेरिका ने सदा पाकिस्तान का पक्ष लिया, आपको मालूम है, सेंटो का सदस्य बनाया, इतने पेटेंट टैंक दिए युद्धों में, उसने कितने बड़े बड़े विमान दिए, हमारे छोटे छोटे नेट्स ने मिराज को गिराया था, साइबर जेट कहाँ से आए, अमेरिका से आए थे ना, आपको याद होगा, वो लिखा जी, था जी। ना नेट को, नेट हाँ था जी, हाँ हमारे पास जी। छोटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है। हुँ, तूने तूने अमेरिका से बड़े हथियार मंगाए, कीलर ने नेट से साइबर जेट गिराए, बिल्कुल। याद है नहीं, ना जो सही आपको, कह रहे हैं। जैसे 1965 की, हाँ। बड़ा इतिहास है भारत और रूस की जो दोस्ती है, मित्रता का बड़ा इतिहास है। और भारत की जो उन्नति प्रगति है उसमें रूस का भी बड़ा योगदान है, इसमें तो कोई दो देखो, राय है ही नहीं। सुखोई, अभी देखिए सबसे बड़ी शक्ति हमारी आई एयरफोर्स की, सुखोई विमान है आज भी, जो मुलायम सिंह के दौर में खरीदा गया था जब रक्षा मंत्री मुलायम सिंह थे। अभी देखिए, अभी अभी खरीदा गया राफेल, कितना विवाद हुआ उस पर, आपने देखा अभी कमाल, जिस बाफोर्स को लेकर राजीव गांधी की सरकार गिरा दी गई, जबकि राजीव गांधी का कोई हाथ सिद्ध नहीं हुआ आज तक उसमें, उस राफेल में कितना बड़ा घपला है आप जानते हैं अच्छी तरह से। फ्रांस में ही वो, फ्रांस के पत्रकारों ने उसको खोला है, पत्रकार की सरकार को भी उसमें कटघरे में किया है, बेचने वालों को भी कटघरे में किया है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं। तो इसलिए जो है, मेरा कहने का मतलब, जो राष्ट्रीय हित है वही सर्वोपरि होनी चाहिए, हमारे बिल्कुल ठीक कहा राष्ट्रीय आपने। हितों को जो पूरा करेगा। चीन का जी, विस्तारवाद तो हम खुद रोकेंगे। अभी चीन को किसने बाध्य किया, ब्रिक्स ने बाध्य किया ना, ब्रिक्स में बात हुई थी ना। अभी जो पीछे हटी है सेनाएं, चीन ने कितना बड़े वर्ग किलोमीटर पर आधिपत्य कर लिया था, आपको याद है ना, अभी रिसेंट बात जी, है, जी, अभी जी। 24 अक्टूबर को ये फैसला हुआ है। जी, जी। 24 अक्टूबर 2024 को एक समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ। वो किसकी पहल पर हुआ, ब्रिक्स की पहल पर हुआ। जी, ब्रिक्स के देशों ने चीन को मजबूर किया, जिसमें रूस सर्वोपरि है कि हटो पीछे, तभी तो अब गश्त दोबारा शुरू होगा। तो चीन के साथ हमारी वार्ता चल रही है, और चीन अगर दुनिया में अभी सरवाइव करना चाहता है और अमेरिका से मुकाबला करना चाहता है सही मायने में, तो भारत को उसके उसके उसको अपने साथ खड़ा करना होगा। भारत के साथ उसकी जो शत्रुता है वो सीमावर्ती इलाकों को लेकर है, लद्दाख को और अरुणाचलम को लेकर है। अभी बहुत सारी हमारी म्यूचुअल टॉक्स चल रही हैं, हमारी आर्मी की भी चल रही हैं, हमारी डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही हैं लगातार, जब से वो लद्दाख वाला गलवान घाटी वाला मसला हुआ था ना, लेकिन तब से अभी जो लगातार बैठकें चल अभी रही हैं। अभी जो लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है, जैसे लद्दाख के अंदर 2 टेरिटरी की उनकी बात काउंटी की बात कही गई है, वह क्या दर्शाती है कि चीन की जो नीतियाँ हैं, वह तो लगातार कुछ न कुछ ऐसे काम करते रहते हैं, जिससे कि तनाव बना रहे सीमाओं पर। देखिए, अजय, चीन की फितरत विस्तारवादी है। चीन शुरू से एक विस्तारवादी प्रवृत्ति का देश रहा, भले ही साम्यवादी देश है वो कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन उसकी कम्युनिस्ट फितरत नहीं है। उसकी फितरत जो है वो नेशनलिस्ट है, और नेशनलिज्म में भी विस्तारवाद है, साम्राज्यवादी बनने की औकात नहीं है चीन की, आप जानते हैं। जो औकात अमेरिका की है, अमेरिका ने तो कहीं भी हमला किया है दुनिया में, आपको मालूम है, इराक में किया, कहा नहीं किया, वियतनाम से कितना लड़ा है वो, उसने तो अपनी सरहदों को छोड़कर बाहर युद्ध, चीन ने तो एक भी युद्ध नहीं किया। चीन तो आसपास ही अपना एक्सपेंशन करता है, यहाँ तक कि वो व्लादिवोस्टोक पर, जो रूस का एक शहर है, उस पर दावा करता है, जिस पर 1968 में युद्ध भी हो चुका रूस और चीन के बीच में, दोनों कम्युनिस्ट कंट्री थे उस समय। अब तो रूस हट गया कम्युनिज्म के रास्ते से, लोकतांत्रिक देश बन गया है। ये ब्रेजनेव का दौर था, याद कीजिए उस दौर को, बिल्कुल। भयंकर खूनी झड़प हुई थी रूस और चीन के मध्य व्लादिवोस्टोक को लेकर। उस समय चीन कहता था लद्दाख की तरह व्लादिवोस्टोक भी मेरा है। अभी देखिए वियतनाम तो कितना दोस्त रहा है उसका, अभी वियतनाम से कितना विवाद है उसका। अभी देखिए ये जो ये साउथ चाइना सी है, इसमें कितने देशों से उसका विवाद चल रहा है, फिलीपाइंस के साथ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को नहीं मानता। तो अब ये देखिए, चीन की जो फितरत है वो तो, वो उसका मुकाबला तो हम शक्तिशाली बनकर ही कर सकते हैं। हम ये सोचें कि कोई हमारी अमेरिका मदद कर देगा या और कोई मदद कर देगा, ठीक है, रूस थोड़ी बहुत मदद कर रहा है, ब्रिक्स भी कर रहा है, लेकिन मदद उसी की होती है जो स्वयं शक्तिशाली होता है। जो स्वयं शक्तिशाली होता है, हमें स्वयं इतना शक्तिशाली बनना पड़ेगा कि हम चीन का मुंहतोड़ जवाब दे सकें, हम बदला ले सकें 1962 के पराजय का, जो धोखे से दी गई, जिसमें उन्होंने हमको डिच किया, और हम मोहब्बत की और हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे, और उन्होंने जो है हम पर लद्दाख पर आक्रमण कर दिया। आपको मालूम है पूरा किस्सा, तेजपुर तक आ गए थे। उस समय कैनेडी और खुर्शीव ने, दोनों ने हमारा साथ दिया। दैट वाज सक्सेसफुल सक्सेस ऑफ पंडित नेहरू फॉरेन पॉलिसी। तो आज पंडित नेहरू को बहुत गरिया रहे हैं, भूल जाते हैं इस घटना को, कि पंडित नेहरू की वजह से दोनों शत्रु देश हमारे साथ खड़े हुए, जो एक दूसरे के पहले क्यूबा में विश्व युद्ध करने को तैयार थे,
चाइना ने जैसे ही हम पर हमला किया तो खुर्शियव ने भी बयान दिया, जो कि सबसे ताकतवर व्यक्ति था, प्रधानमंत्री था, कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था रूस की, और उधर कैनेडी जो राष्ट्रपति था अमेरिका का, दोनों हमारे साथ खड़े हुए आकर। ये बात का जवाब है किसी के पास? नहीं है। पंडित नेहरू के आलोचकों को ये जवाब है, पंडित नेहरू की जो बहुत आलोचना करते हैं पंडित, देखिए गुण अवगुण हर शख्स में होते हैं, लेकिन एक आदमी को आप विलेन करार देने लगे तो इससे ज्यादा कलंकित कोई बात नहीं हो सकती इतिहास को खराब करने के लिए। आपने अभी कहा, जो हम बात हो रही थी कि लोग इतिहास को ही गरिया रहे हैं, अपने पूर्वजों की अच्छाइयों को भी गाली दे रहे हैं। भाई ठीक है, आलोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन गाली देना और नकारना एक बुरी बात है। जो तो पीढ़ी हम को, किसी की जो नई पीढ़ी है उसको वो बताया जा है। रहा है, जो कभी ऐसा कुछ था नहीं, वो गलत उल्टा सीधा है कि उन्हें ज्ञान दिया जा रहा है व्हाट्सएप के द्वारा, उसको वो सत्य मानकर ही अपने इतिहास को गरिया रहे हैं, अपने पूर्वजों को उल्टा सीधा जितना बोलने की क्षमता उनके अंदर है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। देखिए, ये संकीर्ण बुद्धि और छोटे दिल की बात है। जिनका कोई योगदान नहीं रहा जंग आजादी में, वो जंग आजादी के हीरोज को गाली दे रहे हैं। ये खुद अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे एक दौर में, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ सेना में भर्ती करा रहे थे भारतीय भारतीय लोगों की। वो आज जो है बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस का फोटो लगाकर, सुभाष को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आप दुर्भाग्य देखिए देश का, लोग खामोश है, लोग खामोश है, वो खामोश है। और सबसे बड़े हीरो जो है इस देश के, उनको वो उनका मजाक उड़ा रहे। भगत सिंह तक का मजाक उड़ाया अभी अभी देखिए लखनऊ के अंदर। जी जी। भगत सिंह को एक जो है बहुत ही बेहुदा बात भगत सिंह के बारे में कहने की इन लोगों ने कोशिश की। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? क्योंकि भगत सिंह के विचारों को ये खतरा मानते हैं, हिंदुस्तान के लिए समाजवाद को खतरा मानते हैं, सामाजिक एकता को, सामाजिक सौहार्द को, समानता को, आर्थिक, ये सबके दुश्मन है। समानता का इसलिए ये सबको गरियाते हैं। जी जी जी, ये बड़ा एकदम आइडियोलॉजी है ये ऐसा जो एक नकाब ओढ़े है खाली संकीर्णता का। आप जानते हैं अच्छी तरह इन सब लोगों को हम जानते हैं। एक दिन देखिए हिंदुस्तान इनको सबक सिखाएगा, जरूर सिखाएगा। ये ठीक बात है कि संकीर्णता का जो फिर उसी रास्ते पर चलेगा जो मोहब्बत का रास्ता है, जो एकता का रास्ता है, जो आर्थिक समानता का रास्ता है, जो हमारे संविधान का रास्ता है। जो क्योंकि आज इतनी आर्थिक विषमता बढ़ गई है देश में, आप जानते हैं क्या हाल है हमारा। एक तरफ सारी दौलत कुछ हाथों में इकट्ठी होगी, बाकी 95 करोड़ लोग तो राशन पे पड़ रहे हैं, राशन की भीख पर पड़ रहे हैं। हम कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हम। अगर हम दुनिया की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए तो 85 करोड़ को राशन क्यों खिला रहे हो? अगर गरीबी इतनी घट गई है देश की कि 3% ही गरीब रह गए, जैसे आजकल सरकार दावा कर रही है ना, 30% ही दरिद्र रह गए, तो तुम दरिद्रों को देखो ना, उनको दो ना राशन, बाकी को राशन क्यों दे रहे हो? इतना बड़ा झूठ हम बोलने लगे हैं। तो हमें शक्तिशाली बनना होगा, चीन के विरुद्ध हमें खड़ा होना होगा। हमारा टारगेट में दिमाग में पाकिस्तान हमें निकालना पड़ेगा अपने दिमाग से, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान का रोलर बने। हमें चीन के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। चीन का तो नाम तक हमारे प्रधानमंत्री महोदय नहीं लेते, दुर्भाग्य से। मणिपुर का नाम नहीं लेते हैं। हमारे महावीर जो कहलाने वाले बड़े भारी महान व्यक्ति हैं, वो चीन का नाम लेने से डरते हैं। एक बार सारे के सारे विवाद में जब इतना बड़ा स्क्वायर किलोमीटर हमारा हथियार लिया, आपको पता है ना, अभी पीछे हटी है ना फौजें, नाम तक नहीं लिया। मणिपुर जहाँ 1 वर्ष से निरंतर रक्त बह रहा है, आपस में ही भाई भाई मार रहा है एक दूसरे को, और हुकूमतें शामिल है उसमें, मणिपुर की सरकार शामिल है। वहां गए, बात बात में छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करने वाले, जरा जरा सी बातों पे जो है लोगों को बुलाकर स्वागत करने वाले। इस नीति से हम शक्तिशाली नहीं बन सकते। इस नीति से अमेरिका को चुनौती भी नहीं दे सकते। हम कनाडा को भी चुनौती नहीं दे सकते। कनाडा जो हमारी नाक में नकेल लाने की भी कोशिश की, कनाडा ने टेररिस्ट को शरण दी और हमको गरिया, हमारी सरकार पे इल्जाम लगाया, अमेरिका ने भी लगाया सीधा। अजीत इसको डोभाल को और इसको अमित शाह को शामिल किया, उनको मुल्जिम करार दिया कनाडा ने, अमेरिका ने। आपको ट्रूडो के इस्तीफे के बाद क्या कनाडा की कुछ पॉलिसी में अंतर आएगा, बदलाव आएगा, जो भारत के प्रति उनका जो रुख रहा है, जिस तरह से लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि हु रिप्लेसेस ट्रूडो, क्योंकि अभी 1 साल के बाद चुनाव होना है करीब करीब, और जो कोई ना कोई आलोचक है उनके वही बनेंगे, और निश्चित रूप से जो ट्रूडो का एंटी इंडियन एटीट्यूड है उसमें चेंज आएगा, मेरा अपना अनुमान है।
हालांकि लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी बहुत बड़ी संख्या में 10 लाख सिखों के मतों पर, छोटा देश है, 10 छोटा लाख देश। वोटर बहुत होते हैं। 1-2% से चुनाव हारते जीतते हैं ना, आपको मालूम है, हमारी तरह नहीं है मामला वहाँ। दो ही जी, जी, पार्टियां हैं जी। मेनली, कंजर्वेटिव पार्टी और बिल्कुल। लिबरल पार्टी। तो दिक्कत यह है कि वो बड़े, जैसे 24 सीटें जगमीत सिंह ने जीती थी ना, वो हाँ, हाँ। जगमीत सिंह की वजह से याद, जगमीत सिंह प्रो खालिस्तान है। और ये जो निज्जर था जिसकी हत्या हुई, जिसका इल्जाम हमारे राजनयिकों को निकाल दिया गया और राजनयिकों पे लगाया भी गया, संजय वर्मा को उसमें कल्प्रिट बनाया गया है ना, आपको मालूम है। जी, जी। तो ये सब जो है ट्रूडो का अपॉर्चुनिज्म था, ये वोट बैंक की राजनीति थी। अब आने वाला चुनाव है, मैं नहीं कहता कि ये वोट बैंक की राजनीति का अंत हो जाएगा, आई एम नॉट एबल टू से इट, वो नहीं होता कहीं भी, हमारे यहाँ भी नहीं होता। हमारे यहाँ भी जातिवाद भड़काया जाता है, हमारे यहाँ भी सांप्रदायिकता को हवा दी जाती है चुनाव के लिए, किसी न किसी क्षेत्रवाद को। नहीं, ये सब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में चलता है। कनाडा इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, कनाडा में भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है ना। तो जी, जी। कनाडा में भी ये सब चल रहा, अपने हिसाब से देखिए ना, कभी जाट, कभी गुजर, कभी ये सब जो हमारे यहाँ नहीं चलता क्या, क्यों था, कभी दलित, कैसे कैसे नामों से राजनीति होती है हमारे देश की। कोई बात नहीं करता, भारत की कोई बात नहीं करता, हिंदुस्तान की कोई बात नहीं करता, हिंदू की बात करेंगे, मुसलमान की बस बात अपने करेंगे, अपने जातियों अपने की बात। पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात रहेगी केवल। अपॉर्चुनिज्म उसको कहते हैं, मौका परस्ती। मौका परस्त। तो उस तरह की जो अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स है कनाडा में भी है। कनाडा छोटा देश है, तो 10 लाख वोट बहुत बहुत ज्यादा होती है, सिख वहाँ बहुत बड़ी संख्या में है ना। अभी क्या हुआ कि क्यों ये चुनाव हार गए, ट्रूडो साहब जो है पिछला चुनाव जो था हार गए थे। ये जो चुनाव हुए थे ना, जी, जी, पीछे जी। जो है इसमें टोरंटो में हुए चुनाव, हुँ, हुँ। उसमें बुरी तरह हाँ इनकी जी। पार्टी हार गई। उन्हें जब इस्तीफा देना चाहिए था, लोगों ने जब इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया था। अभी क्योंकि सर पे चुनाव है और सब लोग मांगने लगे इस्तीफा, उनका फाइनेंस मिनिस्टर जो था वो उनसे भिड़ गया, उसने भी इस्तीफा दे दिया। तो तो ये हमने कि कैसे, भारत के लिए राहत कांग्रेस की खबर माने इसे? है। इसे भारत के लिए राहत की खबर माने ट्रूडो को जाना? नहीं, हमारे लिए स्वागत योग खबर है, क्योंकि वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन बन के उभरा था और उसने हमारे राजनयिकों को निष्कासित किया, पहले उन पर गलत इल्जाम आयद किए, जबकि हमारे हमारी सरकार और राजनयिकों का कोई हाथ नहीं है वहां। तो इतने गैंग से आपस में मारते रहते हैं एक दूसरे को, हम क्यों मारेंगे जाके वहां, हम क्यों मारेंगे जाके किसी को वहां, हम क्यों मारेंगे अमेरिका। वो देखो पन्नू को किस तरह क्षण अमेरिका दिए हुए सरेआम गालियां देता है, प्रधानमंत्री के कत्ल करने की बात कर रहा है, वो जो है हमारे कुंभ मेले का मतलब विनाश करने की बात कर रहा है, उसको अमेरिका जो सरेआम बोलने देता है। नीति देखिए ना, अमेरिका वैसे बड़ा एंटी टेररिस्ट देश है, अपने आप को सरगना कहता है। आतंकवाद का भी सीरिया में उसने क्या किया, अमेरिका ने सबसे बड़े आतंकवादी 85 करोड़ के इनामी को शरण दे दी, जुलानी को। अभी देखो ना, अभी अब असद को हटाने के लिए, अब वो आतंकवादी नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका उसका दोस्त बन गया एक रात में ही। तो अमेरिका का जो पूरी नीति है वो सिर्फ जो है मौका परस्ती की, कोई नीति नहीं अमेरिका की। अमेरिका को लगता है कि उसामा बिन लादेन को पालना है तो पालता है, फिर उसे मारता है। जब उसके ऊपर ट्रेड सेंटर पे हमला कर देता है उसामा बिन लादेन, तो अभी जुलानी कल तक बहुत बड़ा टेररिस्ट था सीरिया का, क्यों था, ये तो अलकायदा का था ना, अलकायदा का। अलकायदा से जुड़ा हुआ था। नाम बदल लिया अपना, तहरीर अल शाम रख लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। अब जैसे वहां रोज नाम बदलते हैं ना पाकिस्तान में, जैसे बैन हुँ। होता है ऑर्गेनाइजेशन को, जौन नाम रख लेते हैं उसका, दूसरा नाम बना लिया। रातों रात वो नाम बदल जाता है, वो चेहरे वही रहते हैं, लोग वही रहते हैं। तो ये तो हाँ, चलता रहता है डिक्शनरी टेररिज्म। डिक्शनरी लेके लेके बैठे रहते हैं कि बैन लगा, दूसरा नाम ढूँढो कि क्या नाम रखना है। यही मैं कह रहा हूँ आपसे। तो ये जो नीति है ये बड़ी खतरनाक नीति है, अमेरिका को इससे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अल बगदादी को इन्होंने मदद किया था जब ये श्रीमती क्लिंटन विदेश मंत्री थी, उस समय अल बगदादी को इसलिए सपोर्ट किया उन्होंने क्योंकि वो सीरिया को खत्म करना चाहता, क्योंकि सीरिया रूस का एलाइड था। इनका इंटरेस्ट इतना था, इन्हें कोई मिले वो इनका रूस का दुश्मन अगर है तो उसको मदद करेंगे। कैसा दुर्भाग्य है, ये नहीं देखते ये आदमी हमारा क्या करेगा फिर कल को ताकतवर। जैसे भिंडरवाला को कभी मदद की थी ना कांग्रेस ने, हुँ। याद है ना, इंडिया के अंदर क्या हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हुई। आप इस तरह के किसी शख्स को अगर जो है पालेंगे, टेररिस्ट को या इस तरह के संकीर्ण व्यक्ति को, तो अंत में आपका भी बहुत बुरा होगा। पंजाब टेररिज्म में सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोग मारे गए, आपको मालूम है। और भिंडरवाला को शरण किसने दी, दरबारा सिंह और संजय गांधी और इंदिरा गांधी, सब जानते हैं दुनिया में, सारी दुनिया में सर्वविदित है। तो आप कभी भी इस तरह की ब्लेंडर्स करेंगे तो आप खुद ही भुगतेंगे। अमेरिका ने खूब भुगता है, 85
85 हमले हो चुके हैं अमेरिका के अंदर टेररिस्ट के। जिन टेररिस्ट को अमेरिका नहीं पैदा किया है, जिन इस्लामिक टेररिस्ट को इस्लाम के नाम पे जो बने हैं आतंकवादी, उनको पैदा किसने किया, उनको हथियार किसने दिए, उनको पेट्रोल डॉलर किसने दिया? जियाउल हक का दौर याद कीजिए पाकिस्तान के अंदर, हर मदरसे में सारा ट्रेनिंग के लिए अमेरिका पेट्रोल डॉलर कौन देता था? अमेरिका की फंडिंग किसने कर रहा था तालिबान सारा। बनाए? अमेरिका सारा ने। अमेरिका का फंड के द्वारा, अमेरिका के पैसे के रूस द्वारा को हुआ। पराजित करने के लिए, रूस को पराजित करने के लिए अफगानिस्तान में उन्होंने वो सब किया जो बाद में उनके सर पड़ा। उनका कितना नुकसान किया, आज तक नुकसान हो रहा है उनका। अभी देखो ना 35 अभी ट्रक घुसेड़ दिया एक ने, अभी भीड़ में एक ट्रक ले गया। ही वाज इंस्पायर्ड बाय आईएस, वो इस्लामिक स्टेट से इंस्पायर्ड था। उस इस्लामिक स्टेट को खड़ा किसने किया था? मैंने अभी बताया है, वो क्लिंटन, मैडम क्लिंटन को याद कीजिए। शी क्रिएटेड, शी हेल्प अल बगदादी, अल्टीमेटली अल बगदादी वाज किल्ड बाय रशिया इन बॉम्बिंग टू सेव सीरिया। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हैं रूस और उसमें, इसमें ये टेररिस्ट को तो ना मदद करें, कम से कम हमसे उनका कोई विरोध हो सकता है अमेरिका का। ठीक है कि हम अमेरिका रूस का तेल खरीद रहे हैं, अमेरिका हमसे नाराज है, हमने अमेरिकन प्रतिबंधों को नहीं माना, ये अच्छी बात की अपने हित के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए। हर कोई अपने, अमेरिका भी तो अपने राष्ट्रीय हित देख रहा है, हम भी देख रहे हैं अपने राष्ट्रीय हित। तो उसका मतलब ये है कि आप एक टेररिस्ट को पालेंगे, वो हमारे प्रधानमंत्री को धमकी देगा मारने की, हमारे कुंभ को नष्ट करने की बात करेगा, और आप उसे गिरफ्तार तक नहीं करेंगे। वो पन्नू कर क्या रहा है वहां, और उस पन्नू की हत्या का इल्जाम हम पे आयद किया जा रहा है हमारी सरकार पर। कितनी बेहुदा बात है। जी, अमेरिका की जो नीतियां हैं, जो अमेरिका की पॉलिसी है, जिस तरह से आपने उदाहरण दिया, तो ऐसा भारत का जो रोल है, क्या कठोर रूप से वह विरोध दर्ज नहीं करवा पा रहा अमेरिका के सामने? अमेरिका हमारे के जो अमेरिका का जो रुख है, लगातार इस तरह की चीजों से सामने आता है, जो भारत का जो स्टैंड होना चाहिए बड़ा स्ट्रिक्टली या कठोर तरीके से अमेरिका के समक्ष विरोध दर्ज कराने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है क्या? हाँ, किसी हद तक हम वो भाषा नहीं बोल पा रहे जो एक हमें बोलनी चाहिए, कूटनीतिक भाषा। खासतौर से पन्नू को लेकर जिस तरह के हमारे लोगों के, राकेश यादव पर जो है जिस तरह से उन्होंने वारंट जारी किए हमारे रॉ के, बिना किसी आधार के, कोई सबूत नहीं है उनके पास। इवन अमित शाह वाज ब्लेम्ड। अमित शाह का ब्लेम होने का मतलब समझते हैं, हुकूमत हिंदुस्तान को ब्लेम किया आपने। ही इज आवर होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर। तो हम अंदर कुछ भी असहमत हो सकते हैं, लेकिन बाहर, जब बाहर की बात है तो सारे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए, सारे मतभेद भुलाकर। नहीं होना चाहिए क्या? ठीक बात है। लेकिन हम नहीं हो पा रहे। कुछ कुछ हमारे विपक्ष की भी कमजोरियां आप जानते हैं ना, वो हर बात पर जो कि विरोध करते हैं, इस पर विपक्ष को स्टैंड लेना चाहिए था कम से कम, कि भाई ये तुम कैसे कह रहे हो, इस पन्नू को तुमने क्यों पाल रखा है? पन्नू ऐसे भयंकर बयान दे रहा है, आप खूब अच्छी तरह जानते हैं, आप तो बड़े जर्नलिस्ट हैं देश के, आपकी निगाह से क्या बचा है? आपने खुद देखा है, समझा इस बात को कि पन्नू क्या कर रहा है हमारे खिलाफ वहां बैठा हुआ। पतवंत पन्नू जो है वो सरगना है टेररिज्म का सबसे बड़ा, और वो सरेआम बयान दे रहा अमेरिका के अंदर, और हम चुप खामोश बैठे, हमारा विपक्ष भी खामोश बैठा, हमारी सरकार भी खामोश बैठी। राकेश यादव को और इतने बड़े बड़े अधिकारियों को, इवन अजीत डोभाल वाज इशूड, अजीत डोभाल का वारंट इशू किया वहां की कोर्ट ने। सरकार की परमिशन के बिना तो नहीं प्रोसिक्यूशन जाएगा ना। प्रोसिक्यूशन जो है वो इट इज गवर्नमेंट केस, ये प्राइवेट केस नहीं है। ये मैं बताऊं आपको, पतवंत सिंह पन्नू की हत्या का कोशिश का जो केस है, इट इज ए गवर्नमेंट केस। गवर्नमेंट केस। हाँ, इसमें अमित शाह को और अजीत डोभाल को और राकेश यादव तीनों को मुलजिम बनाया गया, और एक तो उनकी गिरफ्त में ही गुप्ता, जिसको चेकोस्लोवाकिया से वो लोग पकड़ के लाए, उसको रॉ का एजेंट कहते हैं। कोई सबूत नहीं है और हम खामोश हैं। तो कहीं ना कहीं वही कमजोरियां हैं जो हमने चीन के प्रति दिखाई हैं, कि हमने चीन का जिक्र तक नहीं किया इतना बड़े विवाद में। जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के प्रति जो ढुलमुल रवैया है, या उसमें कोई स्टैंड लेने में भारत का जो रुख है वो क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा? क्या उसमें कमी महसूस, मतलब वर्तमान में ऐसी क्या आवश्यकताएं जो कूटनीतिक स्तर पर भारत को करनी चाहिए, जिससे अमेरिका हो चाहे चीन हो, अगर हमारे हितों के खिलाफ या कोई कदम उठाते हैं या कोई भाषा का उपयोग करते हैं, तो भारत को त्वरित एकदम से उस पर भी अपना एक्शन लेना चाहिए? क्या लगता है? नहीं ले पाते ये लोग, इनकी कमजोरियां, इनकी चारित्रिक कुछ कमजोरियां होंगी। ये डरते हैं अमेरिका से, शायद कुछ आर्थिक हितों के कारण, कि कहीं बड़ा बड़ा व्यापार है हमारा, जो बैलेंस ट्रेड है अमेरिका और भारत के बीच में, भारत के पक्ष में है। तो ये आर्थिक कारण हो सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नमेंट है ना, प्रो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट है।
इसे राष्ट्रीय हितों से ज्यादा अपने पूंजीपतियों के हितों की चिंता है। अभी देखा ना अडानी को, अडानी का क्या हाल किया अमेरिका ने, जो सबसे प्यारा था, सबसे दुलारा था इनका, कैसे उसको मुल्जिम बनाया। देखा नहीं आपने अभी जी, जी, अडानी बिल्कुल। के खिलाफ कितना बड़ा केस हुआ धोखाधड़ी का, किया नहीं किया, सबसे प्यारा दुलारा निराला सब कुछ है, सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है किसका निराला प्यारा दुलारा है वो। एक शब्द बोले, जी, जी। बोले हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी। जानते हैं कि अगर अमेरिका से बिगाड़ी ली जाए और सख्त बात की पतवंत पुण्य के बारे में, तो अमेरिका कहीं उल्टा प्रहार ना कर दे। बड़ा ना कर अभी तो थोड़ा टैरिफ लगा रहा हम पर 30% के 60% ना लगा दे। तो बिल्कुल ये सही सही कॉर्पोरेट कहा। वर्ल्ड है, ये समझिए, कॉर्पोरेट ये आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड समझिए कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। ये इसमें कॉर्पोरेट के देश के हितों से बड़े हो गए हैं, दुर्भाग्य हमारा ये। कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ही कॉर्पोरेट मेन के है। देश के हित से क्या बड़े हो सरकार गए। कोई भी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के हिसाब से सरकारें अपनी नीतियां बना रही हैं, पॉलिसी बना रही हैं और अपने जो संबंध है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको भी उसी तरह से मैनेज कर रही हैं जी कॉर्पोरेट जी इंटरेस्ट के हिसाब से ही। तो ये बड़ा एक विचित्र स्थिति है वर्तमान राजनीति की पूरी दुनिया की। और आपने जिस तरह पूरे विस्तार से पूरे विषय को बताया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा पसंद भी आएगी और समझ में आएगा कि कूटनीतिक स्तर पर और क्या कदम उठाने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति में बदलाव हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, वह किस तरह से भारत के इंटरेस्ट पर उसका प्रभाव पड़ेगा या दुनिया में किस तरह से प्रभाव दिखाई देगा। इन्हीं बातों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय हिंद, भारत। जय भारत। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।